मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। ये ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, पार्टी को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मार्गदर्शन ले रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर निशांत कुमार ने आज पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, कई मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की और आगे की रणनीति पर भी विचार किया। जेडीयू और निशांत कुमार की आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ललन सिंह के आवास पर निशांत कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो जेडीयू में आने के बाद निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं और पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने और राजनीति को समझने में लगे हुए हैं। आज ललन सिंह से मुलाकात के पहले कल भी निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की थी, जिसमें जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ के नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में निशांत कुमार ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की, साथ ही युवा जेडीयू के कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के सुशासन और समृद्ध बिहार की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इधर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी निशांत कुमार की तारीफ की है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से निशांत कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर पूरी जिम्मेदारियों के साथ पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें। ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। खबर आपको भागलपुर से दिखाते हैं, जहां विक्रमशिला सेतु पर पिलर प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पटना से आए इंजीनियरों की टीम ने जिला प्रशासन के साथ स्थल का निरीक्षण किया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सेतु के मेन स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। बताया गया ये क्षति अस्थायी फॉल्स दीवार में हुई है, जिसे निर्माण के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। पिलर और पूरा सेतु पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respective district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD. बिहार में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को चौंका दिया है। पटना, अररिया, बगहा, किशनगंज और गया में तेज आंधी बारिश से कहीं कहीं ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे हालात की गंभीरता आप समझ सकते हैं। मौसम विभाग और न्यूज़ 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। मैं भी किशनगंज टाउन में हूँ, देखिए। बड़ी खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां चकाई प्रखंड के अजय नदी के पास रिमझिम बारिश के बीच हुई वज्रपात से एक छात्रा रागिनी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर छात्रा के शव को सदर अस्पताल लाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। मृतका छात्रा की पहचान चकाई प्रखंड क्षेत्र के जलखारिया गांव की रहने वाली के रूप में की गई है। कल स्कूल से आ रहा था, पानी को हल्का सा बारिश होने लगा तो गजर नदी का पास में गिर गया बच्चे। कौन नदी? अजय नदी। अजय नदी के पास वज्रपात हुआ था? हाँ जी सर। अच्छा, तो फिर वही हल्ला होने लगा तो मैं दौड़ के फिर उतने गाड़ी से आए
उठाए तब बोले खत्म हो गई थी। डेट हो गई थी। खबर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कटिहार, जिसे मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहां की स्थिति और भी गंभीर है। दलनपुर पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। आसमान से ही अचानक आफत किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। बेमौसम बारिश किस तरह से सीमांचल के जो मक्का अंचल कहा जाता है इस इलाके को परेशान कर दिया है, जरा इस तस्वीर से समझने की कोशिश कीजिए। ये दलनपुर पंचायत है और यहाँ लगभग 200 एकड़ इस तरह का जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। जरा बात कर लेते हैं सर, जिसे कितना बड़ा नुकसान मानते हैं, कितना? ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसान के ऊपर एक तरह से समझिए कि वज्र गिर गया है। सभी किसान कर्ज लेकर के खेती किया और विगत रात में जो आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुआ है, हल्का ओलावृष्टि था, उसमें मक्का की खेती जो नवंबर प्लांट और दिसंबर प्लांट था वो सब बर्बाद हो चुका है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इसका पूरा मुआवजा दे। क्या नाम है? परिचय। दिनेश मोहन ठाकुर, सरपंच दलनपुर। कितना एकड़ इस इलाके में लगभग कितना एकड़ नुकसान हुआ है? लगभग अंदाजन 200 एकड़ के आसपास में मक्का की और गेहूं की खेती को क्षति पहुंचा है। और किसान तो कर्ज लेकर के खेती करते हैं, जिससे कि उनको भारी किल्लत और भारी दिक्कत में फंस गए। वो सोच रहे थे कि इस बार मकई काटेंगे, गेहूं काटेंगे, बच्चे का शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये कुदरत का मार है। फिलहाल जो सीमांचल के जो मक्कांचल में ये बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर वैशाली से है, जहां बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के जमींदारी घाट पीपा पुल पर एक हादसा हुआ है। पुल से ईंट लदा ट्रैक्टर गंगा नदी में गिर गया, जिससे चालक की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक ने सामने आ रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। ट्रैक्टर पर ज्यादा वजन होने के कारण हादसा गंभीर हो गया। स्थानीय लोगों ने अप्रोच रोड को बेहद खतरनाक बताते हुए निर्माण कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सुबह सुबह जा रहा था ट्रैक्टर लेकर ईंटा गिराने, वही में एक बाइक वाला को बचाने के चक्कर में खुद गंगा जी में गिर गया। राघोपुर जा रहे थे उस पार। राघोपुर। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। दयानंद राजवंशी उर्फ गुज्जर उर्फ पप्पू गिरफ्तार किया गया। मिथिलेश राजवंशी भी पुलिस की गिरफ्त में है। रजौली जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। 2 राइफल, 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 9 डेटोनेटर और 40 ग्राम विस्फोटक भी मिला है। 325 पैकेट में एक्सप्लोसिव बरामद किया गया। 100 मीटर कॉर्डेक्स वायर जब्त किया गया है और टैक्टिकल गियर और बुलेट प्रूफ पटका भी मिला है। हरदिया गांव से दोनों नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। बिहार एसटीएफ और नवादा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां थावे मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 8 दुकानदारों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। मंदिर परिसर से दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है और थावे मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश भी दिया गया। दरअसल सुबह प्रसाद दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की थी। जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था और प्रशासन की कार्रवाई से अब मंदिर परिसर में हड़कंप है। जो लोग नहीं आ रहे थे उनको उन्होंने पकड़ के जबरदस्ती अपनी दुकानों से प्रसाद करने के लिए बाध्य करने की कोशिश की थी। इसी घटना को लेकर मारपीट हुई है। सभी 8 दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं। आज देर शाम उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी और उनकी दुकानों को भी हमेशा के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। खबर पटना से है, जहां पालीगंज के दुल्हिन बाजार में हनुमान मंदिर की जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है।
कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चिपकाया गया था, जिससे स्थानीय लोग कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोपहर तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग उग्र हो गए और पालीगंज पटना मुख्य सड़क को जाम कर आगजनी करने लगे। करीब 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मंदिर की जमीन पर बने पूरे अवैध मार्केट को हटाया जाए। दुल्हिन बाजार पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में डीएसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कराया। प्रशासन से आदेश मिलने के बाद शाम में कार्रवाई शुरू हुई। करीब 3 बुलडोजर की मदद से 3-4 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर पूरे अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां एलपीजी गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। नगर थाना क्षेत्र के कमला राय कॉलेज रोड में उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इंडियन गैस एजेंसी ने एलपीजी वितरण करने के लिए बुलाया था और 2 गाड़ी एलपीजी बांटने के बाद कई उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिली, जिसके बाद आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर सड़क जाम हटवा दिया। 5 बजे सुबह से हम लोग लाइन में लगे हैं गैस के लिए। 2 गाड़ी गैस है, बांट दिया, अभी तक हम लोग को नहीं दिया। बोला गाड़ी लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। साहब बोल रहा है कि नहीं आएंगे हम। सड़क जाम भी किए हैं आप लोग? हाँ, सड़क पर हम लोग खड़ा है। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। दिल्ली से लेकर बिहार तक ईद उल फितर की धूम देखने को मिली। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं और इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से लोगों ने आज देश भर में ईद सेलिब्रेट किया है। पटना, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज, सासाराम और पूर्णिया समेत कई जिलों में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। देश भर के साथ साथ बिहार में भी ये पर्व सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया और जिसकी खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और न्यूज 18 ने भी सभी से शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की। वहीं ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में खास व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे और वहां ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही वहां लोगों के साथ बैठकर सेवैयां भी खाई। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लोगों को ईद की मुबारकबाद देने फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर बिहार में अमन और शांति की दुआ मांगी। लोगों की ईद को मुबारकबाद भी दी और लोगों के साथ बैठकर सेवैयां भी खाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी और विधायक श्याम रजक सहित कई नेता भी यहां शामिल हुए। झारखंड में सरहुल की धूम देखी जा रही है। रांची से लेकर धनबाद, गुमला, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ और सभी जगह पर लोग मांदर की थाप पर झूमते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के अलग अलग जिलों की। रांची, गुमला, धनबाद, रामगढ़, जमशेदपुर और लोहरदगा की तस्वीर है, जहां देखिए सरहुल पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सिरम टोली रांची स्थित सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ पूजा अर्चना में शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और प्रकृति पर्व सरहुल और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। एक ऐसी गरिमाई और एक ऐसा व्यवस्था है प्रकृति के साथ जो जुड़ाव का, ये हमारे मानव जीवन और
पूरे प्रकृति के जीव जंतु, चाहे जितने भी जीव हो, सभी लोगों के लिए एक ऐसा व्यवस्था है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जहां यात्रा हमारी खत्म होती है। आज उसके उपासक के रूप में इस प्रकृति को सजोना, संवारना और इसको अपने साथ जोड़े रखने का यह संकल्प का दिन। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर बवाल कर दिया, लेकिन अब मथुरा में हालात सामान्य हैं। हाईवे खोल दिया गया है। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई है। गौरक्षक इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने हादसा बताया है। मामले में एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि फरसा वाले बाबा एक ट्रक को रोके हुए थे। घना कोहरा था और इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में दिल्ली आगरा हाईवे गौरक्षक जुटे और बवाल किया है। मामला थाना कोसी कलां क्षेत्र के गांव नवीपुर के पास का है। फैल रहा है कि गौ तस्करों ने हत्या करी, इसी संबंध में बात करें। सर, ऐसा अफवाह उड़ाई जा रही है कि गौ तस्करों ने हत्या करी, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा मैंने बताया, जो सुबह की घटना थी, उसमें जो ट्रक जो है उसमें किसी भी तरह का गोवंश या गोमांस इत्यादि कुछ भी नहीं था। दोनों में अलग अलग कार्गो थे और जो सुबह की घटना थी जिसमें फरसा बाबा जो थे उनकी मृत्यु हुई है, उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके अपेक्षित कार्रवाई, और जो बाद में जो बॉडी रख के और इन लोगों ने उपद्रव किया था, पत्थरबाजी की, उसमें जो अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मामला पूरी तरीके से शांत है? बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल शांत है। तो आपसे डीआई शैलेश पांडे जिन्होंने बताया है कि जो हालात है पूरी तरीके से सामान्य है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और नजर बनाए हुए है। नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा। ये थाने में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। गौरक्षक बाबा की मौत मामले में बड़ी खबर मिल रही है। घायल ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरक्षक को टक्कर मारने वाले ड्राइवर की मौत हो गई है। गौरक्षक बाबा को मृतक ड्राइवर ने ही टक्कर मारी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस ट्रक से गौरक्षक बाबा की मौत हुई है, ट्रक चला रहे ड्राइवर की भी मौत हो गई है। ठीक है, ये करने से आप जानते हैं काम लगा हुआ है, इसमें तमाम ऐसे हैं जो मरीज, इसमें आप 4-5 लोग जो जिम्मेदार 10 लोग हैं, ऐसे 10 लोग। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर बड़ी खबर। यूएस इजराइल हमलों में ईरान में 3,220 लोगों की मौत की खबर है। ईरानी न्यूज एजेंसी का यह दावा है। मृतकों में 1,398 आम नागरिक हैं, 1,165 सैन्य कर्मी शामिल हैं। यूएस इजराइल हमले में ईरान में 210 बच्चे की भी मौत हुई है। और अब तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान सामने आया। अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए हैं। यूएस ने ईरान को पेट्रोल, कच्चा तेल बेचने की इजाजत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका का ये बड़ा ऐलान। अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और यूएस ने ईरान को पेट्रोल, कच्चा तेल बेचने की इजाजत दी है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी है, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं।
ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8,000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इससे पहले यूएसएस ट्रिपोली पहले ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और अब अमेरिका के पास एक साथ 2 बड़े हमला करने वाले जहाज हो जाएंगे। ये ऐसे जहाज हैं जिनके जरिए सीधे सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है और इन जहाजों पर ही F-35B लड़ाकू विमान है जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में भी सक्षम माने जाते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी तैयारी युद्ध के बीच अमेरिका की देखने को मिल रही है। बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया है जिसके जरिए युद्धपोत USS बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना किया गया है। और अब आपको मनोरंजन से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही यश की ब्लॉकबस्टर KGF चैप्टर 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जहां KGF 2 ने पहले वीकेंड में करीब 264 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं धुरंधर 2 ने इससे आगे निकलते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन करीब 240 करोड़ रुपए की कमाई कर सबको चौंका दिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आपको बता दें कि फिल्म ने 19 मार्च को पहले दिन भारत में 96 से 102 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। कुल मिलाकर प्रीव्यू और डे 1 को जोड़ें तो भारत में नेट कलेक्शन 139 से 145 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ग्रॉस 172.63 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और अब आपको खबरें खेल के दिखाते हैं। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम पहले ही कई खिलाड़ियों के अनुपलब्ध रहने को लेकर टेंशन में है और अब फ्रेंचाइजी को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आईपीएल 2026 से पहले उनकी तेज गेंदबाजी यूनिट के लिए बुरी खबर आई है। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं, जिससे टीम और कमजोर हो गई है। टीम पहले ही अपने मुख्य तेज गेंदबाजों को लेकर अनिश्चितता से जूझ रही है। हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं, वहीं मथीशा पथिराना के टीम से जुड़ने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में टीम के लिए संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। रिपोर्ट की माने तो आकाशदीप आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। रिपोर्ट में कहा गया, कोलकाता नाइट राइडर्स के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा कि दुर्भाग्य से वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। 29 साल के बंगाल के इस तेज गेंदबाज को पिछले साल अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन फ्रेंचाइजी ने उनके बेस्ट प्राइस 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इस